कहा है ये हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो प्रक्रिया होती है वो पूरी तरह से पारदर्शी होती है। पारदर्शी प्रक्रिया के साथ लोकतंत्र का पर्व संपन्न हुआ। मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन 2 अगस्त 2024 को किया गया और कुल दावे और आपत्तियां जो प्राप्त थी वो 4 लाख से ज़्यादा थी। कुल BLO 20,000 से ज़्यादा थे। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 27 अगस्त 2024 को किया गया। जिला अधिकारियों के समक्ष जो अपीलों की बात होती है, ऐसी कोई अपील नहीं आई थी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दूसरी अपील भी कोई नहीं थी। अंतिम मतदाता सूची प्रत्याशियों को प्रदान जो की गई थी वो 16 सितंबर 2024 को की गई थी और तमाम ये जो आंकड़े पेश किए हैं राज्य चुनाव आयोग की तरफ से, ये बताते हैं कि पूरी तरह से पारदर्शिता इसमें बरती गई थी। हम चर्चा करेंगे राहुल गांधी ने ये जो टिप्पणी की है और इस पर जो बीजेपी ने पलटवार किया है। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। अपने मेहमानों का मैं आपसे परिचय करा देती हूं। हमारे साथ अक्षय राउत जी जुड़े हुए हैं, फॉर्मर DG हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, और समीर चौंगांकर जुड़े हुए हैं, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। अक्षय राउत जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, राहुल गांधी ने ये जो टिप्पणी की है चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर, ये कितनी बड़ी चोट पहुंचाता है? हरियाणा चुनाव आयोग ने अपने जो आंकड़े हैं उनके ज़रिए भी बताने की कोशिश की, जिस तरह से जो अपील का टाइम था उसमें कोई अपील नहीं आई और पूरी पारदर्शिता के साथ ये चुनाव संपन्न कराया गया। आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज की तरफ इशारा किया है कि जो राजनीतिक व्यक्तित्व है, चाहे जिसका भी नाम ले रहे हैं और कोई भी हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। ये एक संवैधानिक दायित्व अपना निभा रहे हैं और 75 साल से काम चल रहा है। और भारत की जो चुनाव की साख है, दुनिया में मशहूर है, गोल्ड स्टैंडर्ड बोला जाता है। और इसका 2 पार्ट रहता है, एक है रोल के पार्ट, इलेक्टोरल रोल, एक पोल के पार्ट, कंडक्ट ऑफ पोल्स, जो कि अभी बिहार में चल रहा है। लेकिन दोनों के लिए एक टाइम निर्दिष्ट प्रक्रिया है जो कि संविधान सम्मत है, कानून सम्मत है, एक्ट सम्मत है। उसी हिसाब से काम चलता है। और इसका सबसे बड़ी खूबी यह है कि हर प्रकरण के साथ इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स नहीं, पॉलिटिकल वर्कर्स और उनका फंक्शनरी जो है, इनको बूथ लेवल एजेंट्स बोलते हैं, बूथ में जब काम करते हैं, पोलिंग एजेंट बोलते हैं जब पोलिंग स्टेशन के अंदर रहते हैं, काउंटिंग एजेंट बोलते हैं जब काउंटिंग में एसोसिएट होते हैं। बेसिकली सारे में इनका जो डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल मशीनरी है, खाली तो ग्रैंड स्टैंडिंग एक पॉलिटिकल पार्टी कर सकता है ना, एक आइडियोलॉजिकल जो भी पॉलिटिकल रीजन से हो, जो भी रीजन से हो बोल सकते हैं, लेकिन उनका ग्राउंड लेवल फोर्सेस से SIR के साथ सब जुड़े हुए हैं और जो भी कंप्लेन करना है, ग्रीवेंस करना है, उसी डेट के मुताबिक होना है। जैसे हरियाणा की बात अभी हो रहा है, तो हरियाणा में अगर अगस्त या सितंबर में रोल, ड्राफ्ट रोल और फाइनल रोल पब्लिश हुआ है, हाँ 1 साल हो गया है, उसका तरह तरह की कंप्लेन करने की प्रक्रिया है। 2 है इलेक्शन कमीशन का मशीनरी, नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, कुछ कोर्ट में केसेस हैं, इलेक्शन पिटिशन, उसमें सब एविडेंस जाके देना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ऐसे अगर हम जिसको बोलते हैं ना बेबी विथ बाथ वाटर, एक देने वाली बात होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन का आप अगर ऐसे घेर लेंगे और धीरे धीरे डाउट से तब बढ़ता रहेगा, और पुरानी इलेक्शन जो कि 1 साल पहले हो चुका है, जहां की अभी सरकार सक्रिय है, जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, आप 1 साल के बाद उसका बात करेंगे, जबकि एक हिसाब से मान लो सब कुछ खत्म हो चुका है, तो आपको कंप्लेन करने का हर समय आपके पास था, प्रोसीजर था आपके पास, उसका बन रहा था, अपॉर्चुनिटी बन रहा था, आपने उस टाइम किया नहीं। तो ये कोई भी पार्टी हो या कोई भी राजनेता हो, उनके लिए मुझे लग रहा है कि ये एक दायित्व जो होता है, राजनीतिक दायित्व हो, संवैधानिक दायित्व हो, ये बनता नहीं है। इस तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे लोकतंत्र धूमिल होगा इससे, ये मेरे को ऐसा लग रहा है। और हरियाणा की जब तक बात है, जो भाई आपने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स का जो कोट किया, मुझे लग रहा है कि हो सकता है वो पॉइंट बाय पॉइंट आगे रिपोर्टल दे। ये इलेक्शन कमीशन का अपना अधिकार है, वो इसमें कोई इंक्वायरी करे या नहीं करे, जैसे कि इसका पहले और कोई स्टेट्स का भी बात हुआ था, महाराष्ट्र, कर्नाटका भी पिछले दिनों में बात हुआ था, ये अलग बात है। लेकिन मेरा इतना कहना है कि सारी जो प्रक्रिया है पब्लिक ट्रांसपेरेंसी में होता है, सबके सामने होता है, ERO को नोटिस सामने जाता है, ERO का जो डिसीजन होता है कि कौन नाम जुड़ सकता है, कौन नाम घट सकता है, वो भी सबके सामने होता है, और उसका अपील भी है, और ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है।
उसके बाद इलेक्शन में एक स्क्रूटिनी भी होता है पोल डेज का नेक्स्ट डे में, और स्क्रूटिनी के टाइम में भी कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे नहीं हुआ है आज, उसके बाद करने का मतलब क्या है? खाली मुझे लग रहा है कि सारी चीज में स्मोक ज्यादा होगा और इफेक्ट कम होगा। मैं उसको, क्या इसका राजनीतिक मकसद है उसके ऊपर मैं कोई कमेंट करना नहीं चाहता हूँ। बस प्रोफेशनल जो टेक्निकल एक्सरसाइज है उससे मुझे लग रहा है बिल्कुल एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है और उस पर जो है सवाल उठाना, और वो भी किसी सबूत के ना होने के साथ, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। समीर जी, आपसे समझना चाहेंगे, ये जो टाइमिंग है, मतलब 25 लाख फर्जी वोट की बात कर रहे हैं और बिहार चुनाव से एकदम पहले की बात कर रहे हैं, और इसमें भी वो अपने आप में ही घिर गए हैं कई सवालों में। किस तरह से देखते हैं? बीजेपी का कहना है कि अपनी संभावित हार को देखकर अनर्गल अब ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, कल पहले फेज का वोटिंग है बिहार के अंदर 6 तारीख को, और आज होना क्या चाहिए था? आज अगर 24 घंटे पहले राहुल गांधी पत्रकार वार्ता ले रहे हैं तो राहुल गांधी को बिहार को लेकर कोई जो एसआईआर किया है चुनाव आयोग में, उसको लेकर कोई उन्हें खुलासा करना चाहिए था कि भाई चुनाव आयोग ने इतनी बड़ी एसआईआर प्रक्रिया की और इसके अंदर इतने बड़े बड़े नाम छोड़ दिए और ये चुनाव आयोग ने बहुत गलत तरीके से किया। और वो डॉक्यूमेंट्स कहते हैं कि भाई ये लोग डिक्लेयर कर दिया चुनाव आयोग ने मरे हुए लोग, और देखिए स्टेज पर जिंदा लोग बैठे, इनका नाम काट दिया गया है। इस तरीके से वो लेकर आते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आज जरूर चर्चा होती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि अगर एक भी ऐसा व्यक्ति आ गया कि जो जिंदा है और जिसका मरा दिखाकर चुनाव आयोग ने नाम से काटा होगा, तो हम पूरी एसआईआर प्रक्रिया को रद्द कर देंगे। तो मुझे लगता है कि आज का दिन राहुल गांधी को हरियाणा को लेकर नहीं आना चाहिए था। आज उन्हें बिहार को एसआईआर को लेकर कोई बड़ी बात कहनी थी। और उस स्थिति में कि जब राहुल गांधी ने तेजस्वी के साथ मिलकर वोट अधिकार यात्रा जब निकाली थी 16-17 दिन की, तो राहुल गांधी को आज उसके ऊपर बात करना चाहिए थी। राहुल गांधी आज वही बात कर रहे जो पहली पत्रकार वार्ता में कर चुके थे। और चुनाव आयोग तो कह रहा है ना कि भाई एसआईआर की प्रक्रिया तो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। ये राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि डबल नाम है, भाई एक आदमी के 8-8, 10-10, 20-20 जगह नाम है, लेकिन क्या 20 जगह उसने वोटिंग की है? मतलब तो वोटिंग का है ना, नाम 25 जगह है उसके, लेकिन वोटिंग तो उसने एक ही जगह की होगी। तो चुनाव आयोग भी तो यही कह रहा है ना एसआईआर प्रक्रिया में कि भाई तमाम तरह की डुप्लीकेसी उसके अंदर दिख रही है, तो उन डुप्लीकेसी को हटाना है। जिनके डबल डबल नाम है उनको हम हटाएंगे, जिनका ट्रांसफर हो गया उनका नाम हटाएंगे, जिनकी डेथ हो गई है उनका नाम हटाने वाले हैं। तो इस प्रक्रिया में 64 लाख के करीब बिहार से चुनाव आयोग ने नाम हटा दिए। अब पूरे देश के अंदर 12 राज्यों में, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश शामिल है, चुनाव आयोग एसआईआर की प्रक्रिया कर रहा है। तो बेसिकली राहुल गांधी चुनाव आयोग की बात को ही कह रहे थे। अब हर बार राहुल गांधी वही बात कहते हैं। राहुल गांधी कहीं ये प्रूव नहीं कर पाते कि भाई एक व्यक्ति ने 5 जगह वोट किया है। भाई नाम तो है ना, चुनाव आयोग मान रहा है इस बात को कि सब जगह नाम है। पवन खेड़ा के 2 वोटर आईडी कार्ड निकले, प्रशांत किशोर के 2 वोटर आईडी कार्ड निकले, तमाम नेताओं के निकले। तो चुनाव आयोग उसे शुद्धिकरण की कोशिश कर रहा है। तो राहुल गांधी को मुझे लग रहा है कि उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए था। और जब बिहार की बात आ रही है तो आप बिहार के अंदर लेके आइए ना कि इतने गलत लोगों के नाम काट दिए गए, ये 5000 है, ये 100 है, ये 50 लोग मेरे स्टेज पर खड़े, इनके नाम काट दिए गए। आप कुछ सबूत नहीं लेकर आते, आप सिर्फ वही डॉक्यूमेंटेशन देते हैं और फिर चुनाव आयोग से कहते हैं। चुनाव आयोग ज्ञानेंद्र कुमार जी पिछली बार पत्रकार वार्ता लेकर राहुल गांधी का सब जवाब दे चुके हैं। वो कह रहे हैं कि भाई आप डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, एफिडेविट दीजिए, हम जांच करवाएंगे। सिर्फ ये पत्रकार वार्ता लेने से आरोप लगाने का मतलब नहीं है। अगर राहुल गांधी के पास सॉलिड एविडेंस है तो राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, राहुल गांधी एफिडेविट करके चुनाव आयोग में जा सकते हैं, राहुल गांधी तमाम एजेंसी से इस बात की जिक्र कर सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी सिर्फ वो आरोप लगाते हैं चुनाव आयोग पर और फिर गायब हो जाते हैं। तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए। और जो आज किरण रिजिजू ने पत्रकार वार्ता में कहा कि भाई आप गरिमा के साथ चुनाव की हार स्वीकार कीजिए। कर्नाटक कांग्रेस बीजेपी हारती है वो स्वीकार करती है, हिमाचल हारती है तो स्वीकार करती है, तेलंगाना में हारा तो स्वीकार किया, 240 सीटों पर आ गई तो बीजेपी ने स्वीकार किया। बीजेपी ने ये नहीं कहा कि हम 240 पर आ गए तो कांग्रेस ने वोट चोरी किए। कांग्रेस 52 से 99 सीटों पर चली जाती है, तब कांग्रेस को यह नहीं लगता कि भाई इलेक्शन फेयर हुआ है। राहुल गांधी चुनाव जीत जाते हैं केरल में जाकर, वायनाड से, तो तकलीफ नहीं है। प्रियंका वायनाड में जीत जाती है तो तकलीफ नहीं है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को अपने संगठन को देखना चाहिए। लोगों का विरोध कर रहे हैं वही मानक जो है तब सही हो जाते हैं। अक्षय जी, बहुत छोटा सा सवाल आपसे करना चाहेंगे। पारदर्शिता की बात लगातार हो रही है, इस तरह की जो सवाल होते हैं उनके जवाब में चुनाव आयोग के पारदर्शिता के जो मानक होते हैं वो क्या होते हैं? और जब एविडेंस की बात हो रही है, तथ्यों की बात हो रही है, तो इसमें राहुल गांधी अपने आप गिरते हुए नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब बहस चली तब कांग्रेस ने कोर्ट के समक्ष कोई सबूत नहीं रखा। इसके साथ तमाम चुनावों में जब एविडेंसेस की बात आती है तो कांग्रेस के पास कोई एविडेंस होता नहीं है। 2 कोर्ट होता है आपका, 2 अदालत होता है जहां के आप इस तरह का कंप्लेन लेके जा सकते हैं। एक तो है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेजिग्नेटेड वजाई जुडिशियल बॉडी है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आप सारे कंप्लेन को लेके आइए। और सारे चीज के लिए निर्वाचन सदन जरूरत नहीं है।
क्योंकि इसका एक तरह डिसेंट्रलाइज प्रोसेस है, सीईओ है, डीओ है, एआरओ है, हर जगह में आप कंप्लेन कर सकते हैं, वो करिए, नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को जाइए। और दूसरी बात में जो सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को बोला कि ये पूरा लेजिटिमेट है, एंटाइटल्ड है, कर सकता है, जैसे समीर जी भी बता रहे थे, पर ये शुद्धिकरण का एक्सरसाइज होता है, बार बार होता है, तो आप इसमें शामिल हुई ना। और जो एसआईआर जो किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है कि थोड़ा डीप डाइव करें, क्योंकि अंदर अगर कोई मरे हुए हैं, कोई चले गए हैं, उनको निकालने के लिए। और बाकी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रमा में बताऊंगा कि आपकी जो बाय चांस ये इलेक्टोरल रोल कभी स्टैटिक नहीं होता है हर कंट्री में, बदलिए हमारा कंट्री में तो बहुत अच्छा स्थिति है, लेकिन ओमिशंस हो सकते हैं, सर चीज में कंस्पिरेसी नहीं देखना चाहिए। अगर कोई गलतियां हैं तो सेकंड लेवल ऑफ आइडेंटिफिकेशन पोलिंग स्टेशन में होता है। ऐसे नहीं कि कोई आदमी ऐसे घुस के वोट दे सकता है क्योंकि उसका 3-4 जगह में फोटो है, 3-4 जगह में नाम है, क्योंकि सेकंड लेवल ऑफ आइडेंटिफिकेशन जो होता है वो मजबूत है प्रणाली में, वो है पोलिंग स्टेशन में। तो ऐसे नहीं कि कोई आके लोग वोट देके चले जाएंगे। लेकिन अगर किसका भी कुछ कंप्लेन है तो 2 तरह की कोर्ट होते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट। आप वहां जाना चाहिए पॉलिटिकली उसको, क्योंकि हमारा जो सबसे गर्व है कि हमारा जो इलेक्शन है, हमारा ये इलेक्टोरल डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, वो हमारा प्राइड है। बिल्कुल। और बड़ी बात यह जाती है जब आप सवाल उठाते हैं तो आपके पास उसके लिए एविडेंस भी होना चाहिए, आपने उसके लिए पहले क्या किया ये भी होना चाहिए। टाइमिंग भी अपने आप में एक बड़ी अहम भूमिका इस पूरे प्रकरण में आ रहा है, और राहुल गांधी कहीं ना कहीं खुद ही घिरते नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अक्षय जी, समीर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ इस बुलेटिन में